हेडिंग डालो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, सबसे पहले यहां से जो क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में वो ये कि अर्थ क्रस्ट में कार्बन कितना परसेंट है। तो हमारे अर्थ क्रस्ट में कार्बन 0.02% है। ठीक है, उसके बाद देखो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। ठीक है, तो इसका यदि हम कॉन्फ़िगरेशन करें के एल तो यहां 2 आ जाएगा और यहां 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, यदि इसके स्ट्रक्चर को हम देखें, कार्बन के स्ट्रक्चर को, तो कार्बन के न्यूक्लियस में बैठा हुआ है 6 प्रोटॉन और कार्बन में 2 सेल है, के सेल और एल सेल। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, और एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, यदि ये चाहेगा कि यार मैं स्टेबल हो जाऊं, मैं कैसे भी स्टेबल हो जाऊं, तो स्टेबिलिटी के लिए ये क्या सोचेगा कि कहीं से मुझे 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। ठीक है, या मैं अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दूं। देखो, यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसके एल सेल में आप देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा पूरा। ठीक है ना, और ये जो ऑर्बिटल डिस्टेंस है, दिस रेडियस, ये बहुत कम पड़ जाएगा और जो ये 6 प्रोटॉन है ना वो उसका अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा। देखो ये सस्पेंडेड क्यों, ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्यों घूम रहा है, क्योंकि इनके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। तो एक उस इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से जो है ये एक दूसरे की तरफ घूमते रहते हैं। लेकिन यदि तुम बाहर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर दोगे तो वो क्या करेगा, इस 6 प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लेगा क्योंकि रेडियस कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, तो वो क्या करेगा, इस प्रोटॉन को खींच लेगा। यदि ये प्रोटॉन खिंच गया तो न्यूक्लियस फिर क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, एटम एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा और कार्बन तो मिलता है हमें नेचर में। तो इसका मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। अब करते हैं लूज करने की बात। यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन ये वाले लूज कर दे, है ना, तो इसका इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा, 6 प्रोटॉन और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन इतने कम हो गए कि ये जो प्रोटॉन है ना वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये एटम अगेन, ये शेल जो है ना एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, एटम एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसी के वजह से कार्बन क्या करता है, ना इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये क्या करता है, किसी भी जिसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है ना, या कोई 2 आदमी मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन इसे दे दे, 3 आदमी मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, 4 इलेक्ट्रॉन इसे मिलकर 4 एलिमेंट मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ये किसी से भी शेयर कर लेता है। ठीक है ना, और शेयर करके बॉन्ड बनाता है। ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन नहीं करता जैसे आयनिक बॉन्ड में होता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। और जब इलेक्ट्रॉन को कोई शेयर करता है कोई एलिमेंट, तो जो वो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन के आउटर इलेक्ट्रॉन में जब भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आउटर इलेक्ट्रॉन के सेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कार्बन है और हाइड्रोजन के पास कितना है सेल में इलेक्ट्रॉन, 1। तो एक यहां पे आ गया हाइड्रोजन, एक यहां पे आ गया, एक यहां पे आ गया और एक यहां पे आ गया। तो ये क्या करेगा, इनके साथ ऐसे शेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन को ऐसे। इसका मतलब इसने दिया नहीं है, इसने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। तो इससे क्या हुआ कि हाइड्रोजन के भी देखो जो उसका ड्यूएट था, हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, पूरा हो गया। और कार्बन का भी इस तरह से क्या हो जाएगा, 4 तो उसके थे और 4 ये जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है उसको ये यूज करेगा अब, क्योंकि शेयरिंग कर रहे हैं ये। तो ये बन जाएगा कोवलेंट बॉन्ड और इसी को हम कहते हैं मीथेन, CH4। समझ गए। तो एग्जाम में हमारा आएगा कि व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड, पहला।
दूसरा y कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं यहां पे, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड y carbon forms कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बोल सकता है, कोवेलेंसी बोल सकता है, या कोवेलेंट कंपाउंड बोल सकता है, कुछ भी बोले कि y कार्बन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, तो आप उस केस में यही आंसर देंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड को जो है ना डिस्कस आंसर में लिखेंगे, एंड देन हम फिर डिस्कस करेंगे कि y कार्बन फॉर्म्स, जो अभी मैंने बोला है उसी को लिखना है। ठीक है ना, तो लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड by sharing of an electron pair, एक बॉन्ड में, ये देख रहे हो एक बॉन्ड में ना 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा, चाहे वो कोई सा भी बॉन्ड हो, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि आपने एक बॉन्ड दिखाया इस तरह से, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक यहां पे एक यहां पे, इसलिए कहते हैं पेयर। ठीक है ना। तो पेयर, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर between the atoms are known as covalent bonds, तो ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड। यदि हमसे पूछता है व्हाट इज कोवेलेंट कंपाउंड, तो हम यही कहेंगे कि द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड। बॉन्ड की जगह कंपाउंड बोल देंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद जो हमें इसने कार्बन का कहा है कि ये क्यों कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसके लिए हम लोग सबसे पहले कार्बन का एक बार लिख के दिखा देंगे इन्हें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4, और यहां पे बना देंगे हम लोग उसका स्ट्रक्चर, सो दैट टीचर को विजुअलाइज हो जाए, टीचर को लगे कि हाँ, टीचर को तो विजुअलाइज्ड है, आप उसको ये लगे कि हाँ भाई बच्चे को पता है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम इसमें रीजन 1 लिखेंगे। पहले आप जो है ना ये लिख लो, इसके बाद हम वो दोनों रीजन जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया है वही बस हमको लिखना है। इसमें कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ कि सर यहां डाउट है, ये समझ में नहीं आया। ऊपर का कुछ लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। चलो, तो अब हम लोग आते हैं इसके डिस्कशन पे कि तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे अब कि वाई कार्बन मेक्स अ कोवेलेंट कंपाउंड। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, इफ कार्बन लूज 4 इलेक्ट्रॉन, इफ कार्बन, चलो गेन करवा देते हैं पहले, गेन, इफ कार्बन गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन to form C4 minus ion, then the 10 electrons in the shell attract the nucleus having 6 proton
6 proton, and nucleus will blast. So it cannot gain 4 electrons. So it cannot gain 4 electrons. ये 4 electrons gain नहीं कर पाएगा. Second point, if carbon loses 4 electrons to form C4 plus ion, then only two electrons in kth cell and 6 protons in nucleus the nucleus probably attract the two electrons and again there is no stability. कोई स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी. Hence carbon shares 4 electrons कोवैलेंसी, जिसको कोवैलेंसी बोलते हैं. कोवैलेंसी मतलब कार्बन जो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उसको हम कहेंगे कोवैलेंसी. जैसे हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? 1. तो हाइड्रोजन की कोवैलेंसी कितनी? 1. जैसा तो जो भी एलिमेंट जितने भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है उसको बोलते हैं उसकी कोवैलेंसी. ठीक है ना. हेंस कार्बन शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड and covalent compounds. ठीक है ना. तो ये होगा आपका आंसर यदि ये क्वेश्चन आता है तो. अब आप इसको लिख लो. Here this is only 2 electrons, this is E, this is C, electrons in kth shell and 6 protons in nucleus. This is nucleus. ठीक है. तो अब हम लोग इसमें जो करेंगे वो कुछ कोवलेंट कंपाउंड का ना बनाने के लिए आ जाता है कि फॉर्म करके दिखाओ कुछ कंपाउंड्स में. ठीक है ना. तो हेडिंग डाल दो some examples of covalent compounds. Some examples. तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन गैस H2 जब भी फॉर्म होगा, H2 देखो अकेला हाइड्रोजन एलिमेंट है लेकिन H2 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन गैस का. अब इसका हमें बनाना है कोवलेंट कंपाउंड. कैसे बनेगा कोवलेंट बॉन्ड, ये कैसे बनाता है? तो देखो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन लिख लेंगे. ठीक है ना. और यहाँ पे हाइड्रोजन की ना वैलेंसी वो लिख दो कॉन्फ़िगरेशन. तो ये 1 ही आएगा. तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया. फिर ये दूसरा हाइड्रोजन. ठीक है ना. तो दूसरे हाइड्रोजन का हम क्या करते हैं, सेम एलिमेंट है तो सेम से दिखाओ. अलग अलग होता तो हम अलग अलग दिखाते. डॉट से दिखा दिया मैंने. तो अब ये क्या करेगा, इसको ना डॉट लाइन से दिखाना है ऐसे. ये इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा ऐसे और ये वाला हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा. सो दिस इज द हाइड्रोजन गैस में कोवलेंट कंपाउंड इस तरह से बनता है. ठीक है. अब एक मैं आप लोगों को देता हूं, आप ट्राई करके देखो. ठीक है. तो आप बनाओ क्लोरीन का, Cl2 का क्लोरीन गैस. ठीक है. ड्रॉ करो.
ट्राई करो। पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर आउटर इलेक्ट्रॉन्स को ना जो सबसे लास्ट वाले सेल में हो, वैलेंस सेल में, उसको लिखो और फिर बॉन्ड फॉर्म करो। उसके बाद थर्ड एक ऑक्सीजन गैस का करो, O2 गैस का। फोर्थ N2 गैस का करो, N2 का करो, इन सबका। ये गैस में हटा देते हैं यहाँ पे, तुम ये समझ गए ना कि गैस है, मॉलिक्यूल है। चलो, तो अब मैं क्लोरीन का ड्रॉ करता हूं। देखो, तो क्लोरीन होता है 17, तो Kl 2 यहां आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे और M में 7 आ जाएगा। तो हम क्लोरीन ऐसे बना लेंगे, क्लोरीन। और इलेक्ट्रॉन्स को ना हमेशा पेयर में बनाते हैं, ऐसे 2 2 4 2 6 और एक यहाँ पे 7 अकेला, और एक इस क्लोरीन का भी, और 2 2 4 2 6। जो इलेक्ट्रॉन का ये पेयर होता है उसको हम लोन पेयर कहते हैं, ये जो दो पेयर होता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये वाला क्लोरीन इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो इसका इस एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, शेयर कर लेगा, और ये क्लोरीन इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ये वाला, और ये दोनों भी फिर पेयर में बन गए, एक इनको बीच में ये बॉन्ड बन गया। तो ये हो गया क्लोरीन में। अब ऑक्सीजन में करते हैं। देखो, तो ऑक्सीजन 6 होता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन की 8 होता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 और 6। तो ऑक्सीजन, ठीक है, 2 2 4 और 2 6, ठीक है ना, हमने बना लिया। एक दूसरा ऑक्सीजन एटम और ले लिया, 2 2 4 और 2 6, इसके भी हो गए 6। अब क्या करेगा, ये वाला इसके 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे ले लेगा यहां से, तो इसके देखो 6 + 2 8 हो गए, और इसके भी ये 6 और ये वाला 2 ले लेगा और ये 8 हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन का हो गया। ऐसे ही नाइट्रोजन का बनाएंगे। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, 7, है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 5। तो कैसे बनाएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 2 और 3 4 5, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना, तो मैंने तीनों को ऐसा रख दिया। दूसरा नाइट्रोजन वो भी 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे, और 3 2 5। तो देखो 5 और ये वाले 3 जब वो ले लेगा तो 8 हो जाएंगे। ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, इसलिए 3 का शेयर हो गया ना, 3 का शेयर होता है ना, इसलिए ऑक्सीजन में 2 का शेयर है, इसलिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, और यहाँ नाइट्रोजन में 3 का शेयर है ना, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर है ना। और ये वाला जो नाइट्रोजन है वो इस 3 इलेक्ट्रॉन को यूज कर लेगा, तो ये नाइट्रोजन का हो गया। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन का। मीथेन का मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बना के दिखाया था, CH4 का, तो वो तो अब वहां से कर लोगे। अब एक वाटर का और NH3, ये सब एग्जाम में आएगा, और इसी तरह से ड्रॉ करना। 5th एक बना के दिखा दो तुम, पहले NH3 का बनाओ, अमोनिया, NH3 को क्या कहते हैं, अमोनिया। अमोनिया बनाओ इसको, इसका कैसे बनाओगे, NH3 का एक बार ट्राई करो कैसे बनाओगे, फिर मैं बताता हूं। पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखो, नाइट्रोजन का अलग, हाइड्रोजन का अलग, फिर देखो उसको कैसे बॉन्ड बनाएंगे। चलो एक मैं करके दिखाता हूं, ठीक है ना, फिर वाटर का तुम खुद से करना। देखो, पहले हम नाइट्रोजन का लिख लेंगे, तो ये 7 होता है, तो 2 और 5 हो गया। फिर हाइड्रोजन का लिख लेंगे 1, तो इसका ये हो गया। ठीक है, अब हम नाइट्रोजन अपना ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन हम यहां लिख लेते हैं, बाकी ये 3 इलेक्ट्रॉन 3 से बॉन्ड बनाएगा, तो इसीलिए देखो एक इलेक्ट्रॉन हम यहां डाल देते हैं, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहां डाल देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां डाल देते हैं अलग अलग, 5 हो गया। अब हाइड्रोजन ले लेते हैं ऐसे, क्योंकि हाइड्रोजन 2 ही तो शेयर करेगा, एक ही तो शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे। तो अब देखो ये तुम्हारा क्या बन गया, हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को शेयर जब किया तो हाइड्रोजन का देखो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, इस वाले हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, और इस वाले हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। और जो नाइट्रोजन है उसके देखो 5 तो थे ही, और ये क्रॉस वाला, जब 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन आता है तो हम सिंबल अलग अलग से लेते हैं, इसको क्रॉस से दिखाया मैंने इसलिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को। तो हाइड्रोजन के बस इलेक्ट्रॉन्स को लेना, बस ऐसे, हाइड्रोजन को मत ले लेना, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को, और इसने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, तो इसने बनाया N
H3 ऐसे ऐसे। और इसके ऊपर ना एक लोन पेयर आ जाता है। ये लोन पेयर क्या करता है ना, इसको, इसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है। तो वो क्या होता है कि नाइट्रोजन इस तरह से अमोनिया बॉन्ड बन जाता है। ये इसको क्या करता है ना, रिपेल करता है, ऐसे ऐसे दबा देता है। ठीक है, लेकिन तुम्हारे लेवल पे इसकी जरूरत नहीं है। बस तुम ये समझो कि इस तरह से अमोनिया बॉन्ड बना देता है, सिंगल 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 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, चलो। तो अब हम लोग एक वाटर का बनाएंगे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर का डायग्राम, वाटर का डॉट स्ट्रक्चर। इसको हम डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। जब एग्जाम में आएगा ना, तो ये ऐसे आएगा कि राइट द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, या फॉर्म द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। ठीक है, इसको हम डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। चलो इसको बनाओ, इस वाटर के डॉट स्ट्रक्चर को। देखो भाई, तो हम यदि इसका ड्रॉ करेंगे डॉट स्ट्रक्चर, तो ऑक्सीजन का भी हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा था 8, 2 एंड 6, और हाइड्रोजन का 1, तो हम लिखेंगे इसका 1। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, हाइड्रोजन का क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना हाइड्रोजन, तो पहले हाइड्रोजन का ड्रॉ कर लो ऐसे, और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहां पे। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते, तो एक इसके साथ चला जाएगा, एक इसके साथ, तो 2 2 4 यहां और 2 6 यहां। ठीक है, अब क्या करो, इसके साथ हाइड्रोजन को एक भेज दो, इस इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन एक लेके चला जाएगा, तो हाइड्रोजन के डुएट पूरे हो गए। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऐसे। ठीक है, सो दिस इज द वाटर। ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत आया हुआ एग्जाम में, उसका देख लो। ठीक है ना, देन S8 ये बनाता है एक सर्कुलर स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो उसका हम लोग देखेंगे। पहले कार्बन डाइऑक्साइड का बनाओ, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आए हुए हैं, बनाओ इसको। फिर कुछ साइक्लिक कंपाउंड के हैं वो बनाएंगे, ये आ जाते हैं एग्जाम में, बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये, तो इसको बनाओ सीरियसली प्रॉपर तरीके से।
एग्जाम में जितने डॉट स्ट्रक्चर्स आए हैं ना, मैं वो सारे तुम्हें बनवा देता हूं अभी, क्योंकि कोई ना कोई एक जरूर आ जाएगा। देखो, तो कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग कैसे बनाते हैं, पहले हम लोग देखेंगे कि कार्बन की वैलेंसी कितनी, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा, तो 2 and 4। और ऑक्सीजन का तो हम लोग पहले से कर चुके हैं 2 and 6। तो पहले हम लोग किसको बनाएंगे, कार्बन को, सेंटर में कार्बन को बना देते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हमने सेंटर में कार्बन को बना दिया, और यहाँ हमेशा जो अकेला होता है ना उसको सेंटर में बनाना चाहिए, तो कार्बन को मैंने सेंटर में बना दिया, ऑक्सीजन को यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके आउटर में, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ये, तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बना देता हूँ इसका सामने, ठीक है, ऑक्सीजन का, और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन मैं इधर और इधर बना देता हूँ, तो 6 हो गए पूरे। ऐसे 2 इसके मैं यहाँ सामने बना देता हूँ, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ये, है ना, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना, तभी तो 8 कंप्लीट होगा। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना होता है बनाने से पहले। ऐसे बना दिया। अब कार्बन क्या है, कार्बन कार्बन भी भाई देखो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास लास्ट में, तो 4 शेयर करेगा, तो 4 शेयर करेगा तो ऑब्वियसली 2 इसके साथ करेगा, 2 इसके साथ, तो 2 यहां पे बना दो और 2 यहां पे बना दो, ठीक है। अब इसको तुम देखो, 6 इसके और 2 इसके, 8 ऑक्सीजन के पूरे हो गए, इस ऑक्सीजन के 6 इसके और 2 कार्बन के, तो 8 इसके भी पूरे हो गए। और कार्बन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से उठा लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसका उठा लेगा, और कार्बन के भी ये 8 पूरे हो गए। तो एक्चुअल में कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, ऐसे डबल बॉन्ड, समझे। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर है, 4 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि बताओ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शेयर है, 4 इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शेयर है। देख लो 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग और 4 इलेक्ट्रॉन इधर। तो ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद एक आता है सल्फर को बनाने के लिए, सल्फर S8 होता है, ठीक है ना, तो वो आपको बनाने के लिए आ जाएगा, तो मैं आपको वो बना देता हूं। पहले आप ट्राई करो एक बार, S8 सल्फर। सल्फर मतलब S8 ये मॉलिक्यूल है, वैसे सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, 16 होता है, यदि आपको नहीं पता तो मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, देखो 2 8 2 10 6 16 ये होगा, है ना। के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन आता है, के एल एम, एम में भी 8 इलेक्ट्रॉन आता है, तो यहाँ पे 6 आ गया। तो अब हम 8 इलेक्ट्रॉन के साथ कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, तो ये जो है ना एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है ना, S8। तो उसको तुम ऐसे करके बनाना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे यहां पे डाल दो, ठीक है ना। और 6 है, तो देखो 2 यहां बना दो, 2 यहां बना दो, ठीक है, 2 यहां बना दो और 2 यहां पे बना दो, ठीक है। अब इसका 2 इधर बना दो, इसका ऐसे ऐसे, फिर इसका 2 इधर बनाओ, इसका 2 इधर, इसका 2 ऐसे, ऐसे करके बनाते जाओ। ठीक है। अब क्या करेगा सल्फर कि ये सल्फर जैसे है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो इसके 2 इलेक्ट्रॉन से ऐसे बॉन्ड बना लेगा। ये सल्फर इसके 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेगा, ये सल्फर इसके 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ना। ये सल्फर इसके 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेगा, ये सल्फर इसके 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेगा, ये सल्फर इसके 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ना। ऐसे करके अब बनाते जाओगे, फिर ये सल्फर इसके 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेगा, फिर ये सल्फर, हाँ नहीं कंप्लीट हो गया अब, है ना, इसके 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना दो, उसको हो गया। इस तरह से ये सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है ना।
आप ऐसे बना के ना ऐसे लिख भी दोगे ना, सर्कुलर स्ट्रक्चर, सर्कुलर स्ट्रक्चर, तो आपको नंबर मिल जाएगा। ड्रॉ कर लो। चलो, तो ये हो गया S8। वैसे S8 ना एक क्रॉन स्ट्रक्चर भी बनाता है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है इस तरह से। तो 1 2 3 4 5 इधर हो गया, और 3 जो है ना नीचे ले लो, इससे ऐसे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, yes, this is the crown structure of S8, crown structure of सल्फर मॉलिक्यूल, लिख लो। अब इसके बाद जो हमसे और वो पूछेगा CCl4 का, CCl4 का स्ट्रक्चर भी 2-3 बार रिपीटेड है, ठीक है ना। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो तो याद ही रखना। CCl4 का जो है ना हम लोग बनाते हैं, अब हेडिंग तो CCl4, कार्बन का 6 और क्लोरीन का 17 होता है। एक बार ट्राई करो, 2 मिनट लो। चलो मैं करता हूं, देखो। तो हम लोग सेंटर में रखेंगे C को, और हमें दिख रहा है कि 4 क्लोरीन है, तो हर एक कार्बन से वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ऐसे C को हम ऐसे बना देंगे। अब क्लोरीन को ले लेते हैं। क्लोरीन का 7 होता है आउटर इलेक्ट्रॉन, 2 8 8 तो 10 7 17 7। तो ये क्या करेगा, एक तो इसके सामने बना दो ऐसे, और बाकी पेयर में दिखा दो ऐसे, ठीक है। एक क्लोरीन को यहां दिखा दो, एक क्लोरीन को यहां दिखा दो, एक क्लोरीन को यहां दिखा दो। और अब इससे एक बना लो ऐसे, तो ये 8 हो गया। इससे एक बना लो तो ये 8 हो गया। इससे एक बना लो तो इस क्लोरीन का 8 हो गया। इससे ये क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा ये वाला, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए, ठीक है ना। ये चिपकने मत देना, मैंने यहाँ पे गलती से वो चिपका दिया है यहाँ पे आप इसे ना चिपकने मत देना। मैं भी इसको ना थोड़ा हटाई देता हूँ, ये ऐसे चिपकना नहीं चाहिए। ठीक है। अब ये जो कार्बन के 4 हैं, ये क्या करेगा, 4 क्लोरीन के इस इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा। ध्यान से, एक भी छूटे नहीं, ऐसे। तो क्लोरीन के 4 इलेक्ट्रॉन देखो, 4 स्टार वाले ये, और 4 डॉट वाले, तो कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये CCl4, बहुत बार एग्जाम में आया है। इसके बाद इथेन का स्ट्रक्चर, C2H6 को ना इथेन कहते हैं, ठीक है ना। अभी नेमिंग तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर बनाना जो है तुम अभी देख लो। इसको कई बार ल्यूस डॉट लेविस या ल्यूस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, डॉट स्ट्रक्चर लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में। एक्चुअल में तो यही कहते हैं इसको, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो मैं डॉट, सीधा डॉट स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ आ सकता है। तो इथेन, दिस इज इथेन। इसको इथेन क्यों कहते हैं हम लोग करेंगे अभी, जब हम लोग कार्बन हाइड्रोकार्बन करेंगे। फिलहाल आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ। सेंटर में रखो, देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक है ना। तो 2 कार्बन को लाइन में रखो, और फिर हाइड्रोजन को देखो कि कैसे उसकी वैलेंसी पूरी हो सकती है। देखो ऐसे, कार्बन, ठीक है ना, और ये एक कार्बन, 2 कार्बन तो ऐसे हो गया, तो आपस में तो एक जुड़ेंगे ना, तो एक बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। कार्बन हमेशा ना याद रखना, कार्बन के चारों तरफ ना 4 बॉन्ड दिखने चाहिए, मतलब 4 इस तरह से तुम्हें लाइन दिखने चाहिए, डंडे दिखने चाहिए इस तरह से। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, समझ गए। तो 4 डंडे पूरे, एक यहां, एक यहां, एक यहां। देखो 4 बॉन्ड इसके कार्बन के और 4 इस कार्बन के भी पूरे हो गए। अब तुम देख लो कि इस कार्बन के 2
एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, 2 4 2 6 और 2 8 पूरे हो गए। इस कार्बन का देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब मैं इसका देखो स्ट्रक्चर बनाता हूं, सी एक यहां पे बना दो, 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 इस सी का एक यहां बना दो, एक यहां बना दो, एक यहां बना दो और एक यहां बना दो। अब हाइड्रोजन जो है ना सब पे एक एक डाल दो, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां। बोलो सर आपका माइक ऑफ है। ओ सॉरी, मैं ये इथेन का बना रहा हूं, ठीक है ना, C2H6। तो मैंने यहाँ पे तुम लोग को बना के दिखाया कि जैसे कार्बन है, कार्बन के ना 4 जो है ना बॉन्ड पूरे होने चाहिए हमेशा, मतलब कार्बन के चारों तरफ तुम्हें ये 4 डंडे ऐसे दिखने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने 4 बनाया, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो 2 कार्बन ऐसे बना लिया और 4 ऐसे ऐसे डंडे चारों तरफ एक सभी कार्बन के बना दिए। तो इससे क्या हो गया ना, देखो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो 2 यहां 2 यहां 2 यहां और 2 यहां, 8 पूरे हो गए इस कार्बन के। ऐसे इस कार्बन के, तो मैं क्या करूंगा, हर जगह यहां पे ऐसे हाइड्रोजन रख दूंगा, ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो वही मैंने डॉट स्ट्रक्चर में इसको कन्वर्ट कर दिया। इसको कहते हैं लाइन स्ट्रक्चर या बॉन्ड स्ट्रक्चर, लाइन स्ट्रक्चर या बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और इस वाले को कहते हैं डॉट स्ट्रक्चर। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ये एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके चला गया ऐसे। तो हाइड्रोजन ने अपने डुएट पूरे कर लिए, ठीक है। अब कार्बन क्या करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का ले लेगा। तो कार्बन के देखो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 4 तो 3 तो ये हाइड्रोजन के और एक इस वाले कार्बन का। ये कार्बन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के इस एक बॉन्ड को लेके चला जाएगा और इस हाइड्रोजन कार्बन के भी अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो ये हो गया तुम्हारा इथेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ड्रॉ कर लो। एक हमें अब साइक्लोहेक्सेन बनाना है, बस साइक्लोहेक्सेन। आप पहले ये बना लो, फिर हम लोग साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं। इसी को लाइन स्ट्रक्चर में हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ऐसे, और हाइड्रोजन रखते हैं ऐसे। कार्बन के चारों तरफ 4 डंडे पूरे होने चाहिए। देखो इस कार्बन के भी 4 हो गए, इस कार्बन के भी 4 डंडे पूरे, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रॉन गिनोगे ना, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए। इसके चारों तरफ भी 4 डंडे यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ये लाइन स्ट्रक्चर है। करो। अभी हम आ जाते हैं साइक्लो हेक्सेन के ऊपर। साइक्लो हेक्सेन, एन का मतलब होता है ना सिंगल बॉन्ड, मतलब अभी वैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन अभी आप ये समझो, कभी भी एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड और आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। खैर हमें साइक्लोहेक्सेन बनाना है। साइक्लो लग गया, इसका मतलब एक क्लोज्ड जो है स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ना। तो पहले क्या करो, साइक्लोहेक्सेन ऐसा होता है C6H12। तो जैसे हमने क्या किया, 6 कार्बन बना लो पहले, 1, इसका लाइन स्ट्रक्चर पहले बना लो तो इजी होता है बनाना। 3 तो ये हो गया, 4 4 5 और ऐसे। इसका मतलब मुझे सभी पे 2 हाइड्रोजन डालना होगा, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखो 12 हाइड्रोजन हमारे पास है। अब इसी को हम क्या करते हैं ना, कन्वर्ट कर लेते हैं डॉट स्ट्रक्चर में। तो यहां पे कार्बन बनाओ और 2 तो यहां पे ऐसे हाइड्रोजन दे दो और एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां रख दो ऐसे। फिर दूसरा यहां पे रखो, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन यहां रख दो, 2 इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ रख दो हाइड्रोजन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन यहां रख दो। फिर एक कार्बन यहां पे इसके सामने रख दो इससे बॉन्ड बनाने के लिए, दिस वन, ठीक है ना। 2 बाहर से हाइड्रोजन के लिए और एक जो है यहां ऐसे इस कार्बन के लिए। तो एक यहां, 2 बाहर रख दो, एक यहां रख दो इस कार्बन के लिए, यहां से जो कार्बन जाएगा। तो एक यहां रख दो, एक यहां रख दो और 2 बाहर रख दो हाइड्रोजन के लिए। अब यहां पे एक यहां रख दो, ठीक है ना, एक यहां रख दो और 2 हाइड्रोजन के लिए, ठीक है।
अब यहाँ पे रख लो एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ये वाला लेके चला जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन क्या करेगा, ये इससे बना लेगा, और जनरली इसका लाइन स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ऐसे। अब यहां पे आ जाओ, ये ओह सॉरी ये लाइन मत बनाना, ऐसे। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका दिखाते हैं कार्बन का। तो इस कार्बन का देखो, दो तो इसने यहां से ले लिया, एक इस वाले का लेगा, एक इस वाले का। तो देखो टोटल इस जो मैंने बनाया सर्कल उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, 1 2 3 4 और 4 इसके अपने। अब ऐसे इसका बना दो, क्या करेगा ये दो तो यहां से ले लेगा, एक इसका ले लेगा और एक यहां से ले लेगा, इसके भी 8 हो गए। अब इस कार्बन पे आ जाओ, बहुत ध्यान से बनाना, ये क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं। यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले का, देख रहे हो ना, एक इधर से बना है बॉन्ड, एक इधर से बना है बॉन्ड। तो एक इसने ये इस वाले को ले लिया, एक इस वाले का इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। अब ऐसे ही यहां से बनाओ, एक इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दो हाइड्रोजन का ले लेगा और एक इस वाले का ले लेगा। तो इसके भी पूरे हो गए। अब इस वाले कार्बन पे आ जाओ, तो दो यहां से ले लिया, एक यहां से ले लिया और एक यहां से ले लिया, इसके भी 8 पूरे हो गए। अब इस वाले कार्बन पे आ जाओ, तो ये वाला कार्बन क्या करेगा, एक इससे ले लेगा, एक इस वाले का ले लेगा और ये दो हाइड्रोजन के। तो इस तरह से बन गया ये हमारा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो। लाइन स्ट्रक्चर इसका जनरली आता है। एक ना बेंजीन का भी कभी कभी आ जाता है बनाने के लिए, C6H6 होता है, इसको हम कहते हैं बेंजीन, बेंजीन, ठीक है ना। देखो उसका ऐसा बनाते हैं, लाइन स्ट्रक्चर आता है जनरली, ये होता है बेंजीन, ऐसे ऐसे बना देते हैं, और ऑल्टरनेट पे ना ऐसे डबल बॉन्ड बना देते हैं। एक्चुअली इसमें क्या है ना, देखो यदि तुम देखोगे यहां पे एक कार्बन है, यहां पे एक कार्बन है, जो भी जहां भी वो है ना एक मीटिंग पॉइंट, वहां पे एक कार्बन है, ठीक है ना। और बाकी जगहों पे एक एक हाइड्रोजन है, जैसे इस पे एक हाइड्रोजन, इस पे एक हाइड्रोजन, इस पे एक हाइड्रोजन, इस पे एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन, ठीक है ना, ऐसे। इसको हम कहते हैं बेंजीन रिंग, ठीक है ना। अब देखो इस कार्बन के देखोगे तो 4 डंडे पूरे हैं, 1 2 3 4। इस कार्बन के देख लो 4 डंडे पूरे हैं, मतलब 4 बॉन्ड पूरे हैं, ठीक है ना। सो दिस वन ऐसे 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 भी बना सकते हैं। देखो ऑल्टरनेट हैंड पे ना, ऑल्टरनेट साइड पे एक डबल बॉन्ड होगा, कई बार ये ऐसे भी बना हुआ आ जाता है, इसीलिए कि ऑल्टरनेट बॉन्ड ना शिफ्ट होते रहते हैं। तो यहाँ पे एक सर्कल बना देते हैं, तो आप चाहे ये वाला डायग्राम बनाओ, चाहे ये वाला बनाओ, चाहे ये वाला बनाओ, चाहे ये वाला बनाओ, सब इक्वल डायग्राम है। इसे हम बेंजीन रिंग कहते हैं। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उसमें बेंजीन होता है, ठीक है। चलो इसको बना लो, फिर हम लोग अब आ जाते हैं, डॉट स्ट्रक्चर अपना खत्म हो गया। इससे ज्यादा किसी का पूछेगा नहीं, यदि पूछेगा तो अब आप बना लोगे, किसी का भी आपसे पूछता है तो इसी तरह बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ड्रॉ कर लो तो बता देना, आगे करते हैं। अब हेडिंग दो, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है ना। कोवलेंट बॉन्ड की पूछ ले या कंपाउंड की पूछ ले, एक ही बात है। तो आप हेडिंग डाल दो, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। देखो तो इसमें हम फर्स्ट लिखेंगे
जो कोवलेंट कंपाउंड होगा उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। क्यों? उसका रीजन क्या है? देखो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिपेंड करता है कि इन दोनों के बीच का बॉन्ड, कभी भी किसी भी का बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना है। जैसे आयनिक में क्या था, वो स्ट्रेंथ ज्यादा था, तो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं ना, तो ये बॉन्ड उतने मजबूत नहीं होते, उतने स्ट्रांग नहीं होते, इसीलिए इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है कंपैरिजन यदि हम करें आयनिक बॉन्ड के। आयनिक बॉन्ड का ज्यादा होता है, कोवलेंट का उससे कम होता है। ठीक है ना? तो हम क्या लिखेंगे? कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स have low melting and boiling point, low melting and boiling point, because the intermolecular force मतलब जो दो एटम के बीच में फोर्स होता है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वीक इन दिस कंपाउंड, इन कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो वीक होता है। ठीक है? अच्छा, जो कोवलेंट कंपाउंड है इसका दूसरा जो है प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। इसमें बस एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। बाकी जितने भी कोवलेंट कंपाउंड है सभी इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर है। तो हम लिखेंगे कोवलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बात आती है क्यों, ऐसा क्यों नहीं करते? कोवलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करते? वाई कोवलेंट कंपाउंड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? देखो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? या तो इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहिए या आयंस का मूव हो। जैसे NaCl, Na+Cl- में ब्रेक हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन में, और ये जब इनका ट्रांसफर होगा आयंस का तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। तो कोवलेंट कंपाउंड के पास ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन है और ना ही इनके पास आयंस हैं, फ्री आयंस हैं। तो कुछ भी नहीं होने की वजह से इनमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता। ग्रेफाइट में क्या होता है ना, उसका लेयर स्ट्रक्चर होता है, अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे, और उसके हर लेयर में क्या होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, एक कार्बन का, जिसके वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो हम क्या लिखेंगे? कोवलेंट कंपाउंड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज they don't have free electrons और आयंस, कुछ भी नहीं है इनके पास, इसलिए ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी। लिख लीजिए इसको। तो प्रॉपर्टीज लिख लिया। इसके बाद आप आओ, एक क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन कोवलेंट कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड। ठीक है? डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड। तो आप हेडिंग डालो डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड, इनके बीच में हमें डिफरेंस लिखना है। तो जब भी डिफरेंस लिखना हो तो हम क्या करते हैं कि
उसे टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं एग्जाम में। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं पहले आयनिक कंपाउंड, और यहां पे हम लोग लिख लेते हैं कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड देखो, तो इसको डिस्कस करते हैं। आयनिक कंपाउंड जो है, एक सबसे पहले देखो, ये मैंने आपको बताया था जब आयनिक बॉन्ड हमने मेटल नॉन मेटल में किया था कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो आयनिक बॉन्ड होता है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो थोड़ा स्ट्रांग होता है। तो ये आयनिक कंपाउंड जो है वो क्रिस्टलाइन होते हैं, ठीक है ना, सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड का ऐसा नहीं है, इसका बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होता। दूसरा, आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है ड्यू टू द बॉन्ड स्ट्रक्चर। और कोवलेंट कंपाउंड का क्या है, आयनिक क्या कहते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो है, क्योंकि इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो लो है, कोवलेंट बॉन्ड। इसके बाद आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं इन इन एक्वस या मोल्टन फॉर्म। क्यों? बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन इन एक्वस या फिर इन लिक्विड फॉर्म में इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डोंट हैव इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन, ठीक है। इसके बाद सॉल्युबिलिटी, मैंने आयनिक कंपाउंड में आपको सॉल्युबिलिटी पढ़ाया था कि आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में घुल जाते हैं, जैसे वाटर में घुल जाएगा, क्योंकि उसके पास H+ और OH- है। कोवलेंट कंपाउंड जो है आयनिक पोलर सॉल्वेंट में नहीं घुलते, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलते हैं, मतलब जिनमें H+ OH- वाटर में नहीं घुलेगा। जैसे आप पेट्रोल को वाटर में घोलो, नहीं घुलेगा, ठीक है ना। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलते हैं। नॉन पोलर का मतलब जो आयंस में नहीं ब्रेक होते। वाटर तो आयन में ब्रेक हो जाता है H+ OH-, इसीलिए इसको कहते हैं पोलर सॉल्वेंट, जबकि इसीलिए ये वाटर में नहीं घुलते कोवलेंट कंपाउंड। तो अब लिखते हैं दे हैव crystalline solid structure, ठीक है ना। और कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है, दे आर नॉट, ठीक है ना। तो दे आर सॉफ्ट, और इन लिक्विड फॉर्म सॉफ्ट और लिक्विड और गैसेस। एक्सेप्ट कौन है, एक्सेप्ट डायमंड। जो अभी तक जितने भी एलिमेंट हमें मिले हैं, मॉलिक्यूल मिले हैं, जो भी सब्सटेंस मिला उनमें सबसे टफ है डायमंड को छोड़ के, ये एक्सेप्शन है। सेकेंड पॉइंट, आयनिक कंपाउंड्स हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो लिखेंगे आयोनिक कंपाउंड्स have high boiling and melting point। और इसमें लिखेंगे कोवलेंट में they have low melting and boiling point, ठीक है। इसके बाद थर्ड लिखेंगे दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, मतलब पिघला हुआ, जब लिक्विड स्टेट में होगा मोल्टन स्टेट। सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड भी नहीं करते, है ना, किया था हम लोगों ने इस बात को। इसमें क्या लिखेंगे, दे डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट
electricity, they do not conduct electricity. ठीक है, exception है इसका कौन? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट करता है. फोर्थ, they are soluble in polar solvent, एग्जाम्पल वाटर. इसमें लिखेंगे they are soluble in non-polar solvent, एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन. ठीक है ना, तो उनमें ये सॉल्यूबल है. लिख लो आप इसका. सर लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट हमने लिखा है आयनिक कंपाउंड में दे आर सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, एग्जाम्पल वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है. और इसमें लिखा है दे आर सॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन. ये सब नॉन पोलर होते हैं. जो भी कार्बन कंपाउंड होते हैं ना वो नॉन पोलर होते हैं, बस कुछ को छोड़ के. ठीक है ना, कुछ कार्बन कंपाउंड हैं जो पोलर नहीं होते हैं, जो मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को शेयर नहीं करते, वहां पे आयनिक कंपाउंड बनता है. वो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा. बस अभी फॉर द टाइमिंग आप ये समझो कि पोलर सॉल्वेंट में जो कोवलेंट कंपाउंड है वो सॉल्युबल होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में. पोलर में नहीं घुलेंगे, पोलर में घुलेगा आयनिक कंपाउंड. बस थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर. कुछ थोड़ी देर तो नहीं, लगभग 40 मिनट और लगेगा. तो ये हो गया डिफरेंस. अब आ जाओ, हम लोग आ जाते हैं एलोट्रॉप्स पे. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलोट्रॉप, ध्यान से सुनना. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एलोट्रॉपी. ठीक है ना, तो आप हेडिंग डाल दो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. देखो, एलोट्रॉप्स को हम ऐसे समझते हैं जैसे आप देखो स्कूल. तो बहुत सारे स्कूल हैं दिल्ली में. जैसे सपोज करो गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल डीपीएस है मान लो, और भी बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं, आपका एपीएस है. ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं. ठीक है ना, लेकिन तो ये सभी अलग अलग है ना, देखने में अलग अलग लगते हैं, लेकिन इनके अंदर जो वर्क होता है वो सारा तो स्कूल का जो रूल रेगुलेशन है उसी के अकॉर्डिंग होता है. तो एक्चुअल में ये सारे स्कूल हैं लेकिन देखने में अलग अलग है. जैसे हम लोग ऐसा समझते हैं, जैसे हिंदू गॉड में जैसे होते हैं मान लो विष्णु. ठीक है ना, तो जो राम है वो एक्चुअल में विष्णु है, जो कृष्ण है वो एक्चुअल में विष्णु है. देखने में अलग अलग है लेकिन वो है विष्णु. ठीक है, ऐसे बोलते हैं. तो मतलब जो देखने में अलग अलग हो लेकिन अंडरलेइंग जो उसका केमिकल चीज है ना वो सेम रहे, तो उसे हम कहते हैं एलोट्रॉप्स. ऐसे ही कार्बन में क्या होता है कि जैसे कार्बन है, ठीक है ना, तो कार्बन का डायमंड होता है, कार्बन का ग्रेफाइट होता है, कोल होता है. तो ये सब अलग अलग है, इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है. ठीक है ना, इनकी प्रॉपर्टीज जो है फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है, लेकिन यदि इसका अंडरलाइंग हम मॉलिक्यूल देखें तो वो है क्या? कार्बन. एक्चुअल में वो है कार्बन. तो इसी को हम कहते हैं एलोट्रॉपी, कि जब कोई कंपाउंड या कोई एलिमेंट डिफरेंट उसका जो है ना फिजिकल प्रॉपर्टी हो, डिफरेंट फॉर्म्स हो, बट द केमिकल प्रॉपर्टी इज रिमेन सेम, तो उसे हम कहेंगे कि ये एलोट्रॉप है. ठीक है ना, तो चलो इसको लिख लेते हैं हम लोग. तो हम लिखेंगे एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी
is a property is the या दी लगा दो is the properties नहीं सिंगुलर लगाओ सॉरी इज लगाया ना प्रॉपर्टी एलोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच मतलब जिसके कारण बाय वर्च्यू ऑफ विच an element exists in more than one form more than one form तो मोर देन वन फॉर्म में जब एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो उसे हम कहते हैं कि ये एलोट्रॉप है उसकी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एलोट्रॉपी ठीक है ना they have same physical property they have different physical property है ना फिजिकली अलग अलग दिखते हैं they have different physical property properties but same chemical property या identical बोल सकते हो आप same chemical properties है ना जैसे कार्बन का हम एलोट्रॉप कहें एलोट्रॉप्स तो क्या क्या हो जाएगा जैसे डायमंड है ग्रेफाइट है कोल है ठीक है ना चारकोल है तो ऐसे बहुत हैं ठीक है ना तो ये सब जो है वो कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकली ये अलग लगते हैं लेकिन केमिकली ये सारे सेम है जिसमें देखो यदि हम डायमंड और ग्रेफाइट को कहें ना तो इसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर तो इसके एक्चुअली दो फॉर्म इसके एलोट्रॉप के दो फॉर्म होते हैं एक क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रो क्रिस्टलाइन फॉर्म क्योंकि ये पोरस होते हैं माइक्रो क्रिस्टलाइन फॉर्म तो दो फॉर्म होते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक माइक्रो क्रिस्टलाइन फॉर्म जिसमें डायमंड ग्रेफाइट कोल चारकोल ये सब सारा आ गया ये सारे के सारे कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं अब आप नोट कर लो इसको फिर हम लोग डायमंड और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे और एक फ्लोरीन को स्ट्रक्चर करेंगे और फिर हमारा ये एलोट्रॉप खत्म हो जाएगा फिर आ जाएंगे हम कार्बन के वर्सटाइल नेचर पे बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी है नोट कर लो एलोट्रॉप के बाद हेडिंग डालो डायमंड तो डायमंड की प्रॉपर्टीज हम लिख लेते हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि देखो डायमंड जो है वो कलरलेस होता है और ट्रांसपेरेंट होता है ठीक है ना ये कलरलेस होता है और ट्रांसपेरेंट होता है फिर ये इतना ब्रिलियंस जो देता है शाइनिंग होता है वो क्यों देखो जो डायमंड है ना वो ऐसे एक्चुअली में पत्थर की तरह मिलता है ठीक है ना तुम्हें यदि वो दिखा देंगे ना तो तुमको हट ये डायमंड है कोई नहीं है डायमंड ये ठीक है ना वो तो क्या होता है जब इसको हमारे इंडिया में क्या होता है इसको डिफरेंट शेप दिया जाता है डायमंड का स्ट्रक्चर तब जाके वो लगता है उस शेप की वजह से कि ये डायमंड है उसकी घिसाई होती है और इंडिया ये सबसे नंबर 1 है इस काम में सूरत में होता है ये काम ठीक है ना तो एक्चुअल में क्या है ना इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बहुत हाई है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा हाई होता है उसमें स्पीड लाइट की ना बहुत कम हो जाती है ठीक है ना तो लाइट यदि इसमें एक बार चला जाए तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से क्या होता है इसमें मल्टीपल क्या होता है हो जाएगा इंटरनल रिफ्रैक्शन होता रहता है इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है इसे अंदर जो है लाइट रिफ्लेक्शन होता रहता है इंटरनली और लाइट इसमें फंसा हुआ रह जाता है जिसकी वजह से हमें ये शाइनिंग दिखता है तो इसलिए डायमंड को यदि आप बहुत दिनों तक जो है एक अंधेरे कमरे में बंद कर दोगे तभी उसका शाइन जाता है नहीं तो वो चमकता रहता है क्योंकि उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से ठीक है इसके बाद ये हैवी भी होता है हार्ड होता है अभी तक का सबसे हार्ड कंपाउंड है अर्थ के ऊपर जो हमें मिला है अभी तक है ना और फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं होते
उस फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने के वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन एग्जाम में अब इसमें से ये आता है कि भैया ये टफ क्यों होता है इतना। तो ये क्या करता है, केज लाइक 3 डायमेंशनल केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, और इसी की वजह से वो डायमंड टफ होता है। चलो अब इसी को हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इट इज ए कलरलेस transparent substance। सेकेंड लिखते हैं it shines due to its high refractive index। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोग लाइट में पढ़ेंगे जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, इट इज हैवी एंड टफ। इट इज हैवी। फोर्थ, इट इज द टफेस्ट सब्सटेंस। इट इज द हार्डेस्ट, लिख लो, हार्डेस्ट सब्सटेंस टिल नोन। अभी तक का सबसे हार्ड है। इसके बाद आ जाता है हमारे माउथ का जो हमारे जो टीथ है उस पे जो इनेमल है व्हाइट कलर का, वो इसके बाद आता है डायमंड के बाद। फिफ्थ लिखो, इट डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी because it doesn't have free electron। it does not have free electrons क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, तो पहले ये लिख लो, फिर इसके स्ट्रक्चर को करते हैं हम लोग। देखो इसमें एक पॉइंट और कर लो तो it has high melting and boiling point। it has very high, not high, very high। it has very high melting point। boiling point तो भूल ही जाओ, melting point। it has very high melting point। इसका melting point बहुत ज्यादा हाई है ड्यू टू its structure। क्यों हम लिख देंगे, ड्यू टू its 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर, इसके वजह से। ठीक है ना। तो अब इसका हम लोग जो है ना डायग्राम बनाते हैं कि ये दिखता कैसा है। पहले आप ये नोट कर लो पॉइंट, इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू इट्स, यहां कॉमा लगाना, यहां फुल स्टॉप लगाना, ड्यू टू इट्स 3 डायमेंशनल नेटवर्क। 3D का मतलब 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। चलिए ये आपने लिख लिया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो तो डायमंड का यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो देखो ऐसा होता है, जैसे एक कार्बन एटम है ये, तो कार्बन का मैंने आपको क्या कहा था, ये अपने ओह माय गॉड, देखो मैंने ये कहा कि ये 5th पॉइंट में इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, क्यों, ड्यू टू इट्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट लिख लो, फिर हम लोग इसके स्ट्रक्चर पे चलते हैं। देखो तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे एक कार्बन हमने लिया यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि एक कार्बन अपने 4 बॉन्ड पूरे करता है, ऐसे 4 डंडे पूरे करता है ऐसे। तो आप 4 डंडे ऐसे बना लो और चारों पे एक एक कार्बन ऐसे फिर से लगा दो। प्योर कार्बन फॉर्म है ये। इसको यदि कोई डायमंड को अपने उससे माउथ जीभ से चाट ले इसको, तो पता है क्या होगा, वो आपके बॉडी में जाएगा, वहां पे जल्दी से ना क्या फॉर्म करेगा, प्योर कार्बन है, एल्डिहाइड फॉर्म कर देगा और पेशेंट की डेथ हो जाती है। बहुत ही पॉइजनस होता है। ठीक है,
तो अब क्या करते हैं, अब इस हर कार्बन को भी 4 कार्बन से जोड़ोगे आप, ऐसे 4 कार्बन से जुड़ेगा ये भी ऐसे, ठीक है ना। अब हर एक कार्बन ऐसे 4 कार्बन से जुड़ता जाएगा, ठीक है। ऐसे ये हर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ता जाएगा। ठीक है, कर लो। दिस इज द 3 डायमेंशनल केज लाइक स्ट्रक्चर। इसे हम कहते हैं 3 डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर या केज लाइक स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। यहाँ पे इसको लिख भी दो क्या। तो हम लोग लिखेंगे डायमंड में, डायमंड इज ए giant molecule, giant मतलब बहुत बड़ा, giant molecule of carbon atoms. Next point लिखेंगे, in its structure each carbon atom is bonded to four other carbon atom atoms forming a rigid three-dimensional network structure, ठीक है, which is responsible for its hardness, which is responsible for its hardness, इसके हार्डनेस के लिए यही जो है रिस्पॉन्सिबल, क्या, इसका 3 डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। नोट कर लीजिए इसको। चलो अब आप हेडिंग डालो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ब्लैक सा कंपाउंड होता है जो आपके पेंसिल बॉक्स जो है, सॉरी पेंसिल जो है आपका, उसमें जो नोक होती है वो ग्रेफाइट ही होता है। तो इसके बारे में हम लोग लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट, इट इज ए कार्बन कंपाउंड। भाई एग्जाम में जब लिखोगे तो थोड़ी ना तुम्हें पता है कि भाई कार्बन कंपाउंड पढ़ रहे हो, तो ये पॉइंट लिख देना। इवन डायमंड में भी एक पॉइंट लिख देना शुरू का, ये इट इज ए कार्बन कंपाउंड। एग्जामिनर को जितना एक्सप्लेन करके लिखेंगे उतना वो मार्क्स देगा, ठीक है ना। इसका कलर कैसा होता है, ग्रेस ब्लैक ओपेक स्ट्रक्चर होता है, इसके आर पार आप नहीं देख सकते हो। तो इट इज ग्रेश ब्लैक ओपेक, इट इज ग्रेस ब्लैक ओपेक सब्सटेंस, इस तरह का ये सब्सटेंस है। थर्ड पॉइंट, लाइटर देन डायमंड, ठीक है ना, इट इज लाइटर देन डायमंड, सॉफ्ट, ठीक है ना, सॉफ्ट होता है एंड स्मूथ होता है, इसीलिए इसको हम लोग मशीन्स में एज ए लुब्रिकेंट भी यूज करते हैं। फोर्थ, इसका जो यदि हम बात करें इसके क्या कहते हैं कंडक्शन के बारे में, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जहां भी कंडक्शन हो रहा होगा इस दुनिया में
वहां फ्री इलेक्ट्रॉन या आयंस होंगे 100%, तभी कंडक्शन होगा। तो हम लिख देंगे इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी because it has free electrons, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नोट करो इस पॉइंट को, फिर आगे करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो डायमंड से कम होगा। मेल्टिंग पॉइंट इज लेस देन डायमंड, इज लेस देन डायमंड। डायमंड से मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, नोट करो इसको। अभी हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं और उससे 2 क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो डिस्कस करते हैं। देखो इसके स्ट्रक्चर से 2 क्वेश्चन क्या क्या है अपने लिए इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन तो ये कि व्हाई ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट इज फॉर्मिंग अ कोवलेंट कंपाउंड, भाई कोवलेंट बॉन्ड होते हुए भी क्यों करता है ये। और दूसरा कि व्हाई इट इज स्लिपरी, स्मूथ और स्लिपरी क्यों होता है ये। ठीक है ना, तो पहले हम इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं और फिर हम लोग इसको जो है डिफाइन करेंगे। देखो तो जो ग्रेफाइट है उसमें क्या होता है, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है ना, 3 कार्बन से, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है ये इस तरह का। ठीक है, जैसे ये है, ये सभी कार्बन है। ठीक है ना, अब ये एक लेयर बन गया, इसका एक लेयर ये नीचे जुड़ा होगा ऐसे, वीक वंडरवाल फोर्स, इसको कहते हैं वीक वंडरवाल फोर्स। सेम ऐसे ही ये वाला इससे कनेक्ट होगा, ये वाला इससे कनेक्ट होगा। देख रहे हो, इस कार्बन के 3 हो गए, 1 2 और एक तीसरा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। ठीक है ना, ऐसे इसका। ठीक है, ये वाला इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये 3 हो गए, तो इस तरह से ये कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरह से। ये जो आप देख रहे हो ये लाइन, ये है वीक वंडरवॉल फोर्स, वंडर वॉल्स फोर्स। ठीक है, वीक वंडरवॉल्स फोर्स। तो आप देखो हर एक कार्बन एटम इसमें 3 बॉन्ड ही बना रहा है, यानी सभी का एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। ठीक है ना, सो दिस इज द रीजन इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और ये देखो एक लेयर दूसरे लेयर से किस फोर्स से जुड़ा हुआ है, वीक वंडरवॉल फोर्स से। तो ये जो वीक वंडरवॉल फोर्स होता है ये कमजोर होता है, इसी के वजह से ये दोनों लेयर एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, दोनों लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लिप करते हैं, ये इधर तो ये इधर मोशन करेगा, स्लिपरी मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है ना, दिस इज द रीजन इट इज स्मूथ एंड स्लिप्स।
ऑन ईच अदर। ठीक है, चलो तो अब इसको हम लोग नोट करते हैं, लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या, अ ग्रेफाइट क्रिस्टल, ए ग्रेफाइट क्रिस्टल, a graphite crystal consists of layer of carbon atoms in sheet structure, ठीक है। each carbon form 3 bonds, ठीक है ना। each carbon या joined to 3 other carbon, each carbon joined to 3 other carbons, so one electron is free of each carbon, which conduct electricity, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, वो मिल गया हमें इलेक्ट्रिसिटी। इसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों? सभी कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कि ये स्मूथ और स्लिपरी क्यों होता है, तो हम उसमें लिखेंगे इट फॉर्म्स ग्रेफाइट फॉर्म्स hexagonal sheet-like structure या ring-like structure भी कह सकते हैं, ring लिखो, ring-like structure in which each layer connected by a weak van der Waals force. This is the reason they slip. This is the reason they are smooth. This is the reason it is a smooth or slip on each other or slippery. This is the reason it is smooth and slippery. यही रीजन है इसका स्मूथ और स्लिपरी होने का, तो आप इसको नोट कर लो। सर 1 सेकंड डायग्राम दिखा दीजिए। ध्यान रखना किसी में भी चार बॉन्ड ना बन रहा हो। ये इस वाले से आ रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है, और इस वाले से ये इधर की तरफ आ रहा है। ठीक है ना, इमेजिनरी लाइन है। वीक वंडर वॉल को फोर्स को हम ऐसे दिखाते हैं। पूरा कंप्लीट कर लिया, ये इंफॉर्मेशन लिख लिए? यस सर। वेट करो, शैन का वेट करो। चलिए, तो अभी हमने डायमंड ग्रेफाइट के बारे में देख लिया कि ये स्लिपरी क्यों होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है। जब भी ये पूछे, यदि एक मार्क्स का पूछा है तब तो आप बस रीजन लिख दो। यदि 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, तो उसमें आप ये डायग्राम जरूर बना के दिखाना और फिर जो है ना अपना आंसर को लिखना। यदि पूछे कि वाई इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो आप ये वाला लिख देना कि ईच कार्बन ज्वाइन टू 3 अदर कार्बन, सो 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री इन ईच कार्बन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और वाई इट इज स्लिपरी, तो उसमें ये वाला लिख देना। यदि पूछे कि व्हाट इज इट्स स्ट्रक्चर, तब तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा और लिखना होगा हेक्सागोनल रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए अब एक और आ जाता है छोटा सा, उसका बस है फुलरीन। ये मैनमेड है, सिंथेटिक एलोट्रोप है कार्बन का। हेडिंग डाल दो फुलरीन।
फुलरीन्स। ठीक है, तो फुलरीन क्या है, ये एलोट्रोप है कार्बन का और ये सिंथेटिक है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ए मैन मेड एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ठीक है ना, ये होता है आपका C60। ठीक है, सो हम C60 कहते हैं, उसमें कार्बन के 60 एलिमेंट होते हैं। ठीक है ना, एटम होता है। प्रिपेयर्ड बाय, इसको किसने प्रिपेयर किया था, प्रिपेयर्ड बाय H.W. क्रोटो, स्मैली और एक और है एंड रॉबर्ट कर्ट, सॉरी। ठीक है ना, इसने किया था। C60 fullerene is also called Buckminster, Buckminster fullerene, इसको बकमिस्टर फुलरीन भी हम लोग कहते हैं। ठीक है ना, बस इसके बारे में पूछेगा तो इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, आप लिख लो। स्ट्रक्चर कैसा होता है वो पूछ ले, डोम लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसा लिख देना, डोम लाइक स्ट्रक्चर। डोम की तरह होता है इसका स्ट्रक्चर, फुटबॉल की तरह। इसको लिख लो, फिर आगे हम लोग जो है ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी इतना रहने देते हैं। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे करेंगे व्हाई कार्बन शोइंग वर्सटाइल नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, फिर एक हाइड्रोकार्बन्स करेंगे जिसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का डिफरेंस जो है ना बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आइसोमेरिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक मैं पर्टिकुलर एक दो आइसोमेरिज्म आपको करके दिखाऊंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, और फंक्शनल ग्रुप करेंगे एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। ठीक है ना, तो लगभग एक क्लास में फिर हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो बिल्कुल भी टाइम से हम लोग चल रहे हैं। आपका काम है कि आप प्रॉपर नोट बनाते जाओ, और प्रॉपर जो है ना, जो मैं कहता हूं कि सोने से पहले रोज 20 मिनट आप बस रीडिंग लगाओ। ठीक है ना, जो चैप्टर चल रहा है उसका रीडिंग लगाते जाओ नोट्स के। जितना नोट्स का रीडिंग लगाओगे, एक दो बार आपको लगेगा टाइम, लेकिन धीरे धीरे देखना वो टाइम कम हो जाएगा और आपको दिमाग में सारा बैठता रहेगा। ठीक है ना, और जो भी आपके डाउट हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, ये नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं उनके आंसर्स आपको दे दूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे है, ये क्वेश्चन ऐसे है। और फिर सितंबर के बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, कैसे लिखना है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ये हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो दैट वुड बी सफिशिएंट कि आपका 80 आउट ऑफ 80 बोर्ड में आ जाए। बाकी 20 जो स्कूल का है उसके लिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ टीचर्स के साथ यू मस्ट हैव अ गुड रिलेशन। ठीक है ना, और टीचर का जो रिस्पेक्ट करो, और थोड़ा क्लास वर्क अपना करके ये सब स्कूल में भी थोड़े अच्छे नंबर लाओ अभी, तो 20 में से 20 ताकि वो दे दें, तो अपना 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट अचीव हो जाएगा। ठीक है, और यदि आपको लगता है कि नहीं कुछ चीज इंपॉर्टेंट है, मैं कमेंट में नहीं समझा पा रहा हूं, तब आप 9205330671 इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो अपना प्रॉब्लम, तो उस पर मैं आंसर आपको दे दूंगा। लेकिन इसमें टाइम लगेगा क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है ना, लगभग 1000-1500 रोज रहता है मेरे पास मैसेज, तो उतना सॉल्व करना बहुत टफ हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कमेंट में करो, क्योंकि कमेंट क्या होता है ना, वो जो भी ऑफिस में रहेगा कोचिंग में इंस्टीट्यूट में, तो वो मुझे डिटेल्स देता रहता है और मैं उसका इंफॉर्मेशन जो है ना कमेंट में के द्वारा देता रहता हूँ, वो थोड़ा इजी पड़ता है। और व्हाट्सएप खोलना और इतने सारे को देखना इज टफ। ठीक है, और वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको जल्दी जल्दी सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन दबा दो, जो बेल आइकन लगा हुआ है ना उसको दबा दो, तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको कि कब कब वीडियो आता है। जनरली हम लोग 3 बजे शाम में वीडियो अपलोड करते हैं,
3 बजे शाम में, क्योंकि उस टाइम तक आप लोग स्कूल से आ गए होते हो। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपने डाउट्स और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में लिखो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखो अपना, अच्छी तरह पढ़ाई करो। बाय बाय।